हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारा 5th सेशन रहेगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात करें व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? सबसे पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सारा टॉपिक पढ़ने से पहले हमें मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? बोले कि द वर्ड क्वासी का मतलब है, ठीक है, क्वासी का मतलब है आपका पेसुडो। इट मीन्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि बेस्ड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर, जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी पर्सन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा किसी भी दूसरे पर्सन के बेनिफिट को अनजस्टली तरीके से। ठीक है, कि अंडर सेक्शन 68 से लेकर 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात की जाती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, यहाँ पे बोले कि इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बेस्ड है किस पर? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर। और यहाँ पर किसी पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से कुछ एक ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? उन ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं कि ये क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। इनको क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी। द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो डिराइव किया गया है रोमन वर्ड ऑब्लिगेटो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, यहां पर क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल से इंपोज करी जाती है कुछ एक ऑब्लिगेशन, और उन ऑब्लिगेशन को जब परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो उन्हीं ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री विल, ये सब जो है वो नहीं होते। इसके अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जहां पर एक पर्सन की कुछ एक लाइबिलिटी इंपोज करी जाती है उसे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देखो, एग्जाम्पल लीजिए फाइंडर ऑफ गुड्स का। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जिसको कि ये वॉच मिलती है। ठीक है, ये वॉच मिलती है सड़क पर। ठीक है, और उस पर्सन को पता है, ठीक है, उसको नॉलेज है कि वो वॉच किसकी है। ठीक है, वॉच बी की है, तो यहां पर उसकी क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि ये बी को उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जहां पर किसी एक पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से लॉ के द्वारा कुछ एक ड्यूटीज, कुछ एक ऑब्लिगेशन इंपोज करी जाती है, उसे कहते हैं हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल भी दिया है कि यहाँ पर एक्स बाई जेड एक पर्सन है और एबीसी एक पर्सन है। ठीक है, तो एक्स बाई जेड जो है वो एबीसी के घर में जो है अपनी वॉच उसकी छूट जाती है। ठीक है, तो वहां पर एबीसी की जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो रिटर्न करेगा एक्स बाई जेड की जो भी वॉच उसके घर में रह रही है, तो उसको रिटर्न करेगा। जनरली हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज आर मतलब इंक्लूड होती हैं, ठीक है, एग्रीमेंट में। बट इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ना, कोई भी एग्रीमेंट होता नहीं है। वहां पर एक पर्सन से कुछ एक ऑब्लिगेशन इंपोज करी जाती है लॉ के द्वारा बिना किसी एग्रीमेंट के। बात करें व्हाट आर एसेंशियल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्या कुछ एसेंशियल रहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से? तो यहां पर बोला है ना कि वो पर्सन, ठीक है, उसको राइट टू द मनी होता है कि जो भी उसने एक्सपेंस करा है, ठीक है, उस तक पहुंचाने के लिए, उसको जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो भी उसने अपना एक्सपेंसेस खर्च किया है, जो भी खर्चा हुआ है, तो उसके वो मनी को ले सकता है, राइट टू मनी है उसके पास। ठीक है, बट वो करप्टेड अमाउंट को नहीं ले सकता है ना। फिर बोला कि उसके पास राइट है, ठीक है, राइट है, इस ये किसी रिजल्ट एग्रीमेंट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, ये ऐसी ड्यूटीज होती है जो कि लॉ के द्वारा इंपोज करी जाती है। और बोला है कि ये जो राइट है वो अप्लाई नहीं होता ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि एक सिंगल पर्सन, जब एक पर्सन को पता है कि इसके घर में कोई एक सर्टन गुड्स उसकी रहती है, ठीक है, तो इसको पता है कि ए एक ही घर में रही है, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर ए की ड्यूटी है कि ये बी की जो गुड्स है उसको रिटर्न करेगा। ये सिंगल पर्सन के लिए अप्लाई होता है ये राइट। ठीक है, सिंगल पर्सन पर अप्लाई होता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, किस किस तरह से काइंड रहते हैं हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। तो सेक्शन 68 से लेकर 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वो बताया गया है 5 टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले है कि क्लेम फॉर रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट,
supplied to a person unable to a contract of his account। ये सेक्शन 68 में यहाँ बोला कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि अनेबल है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, जैसे कोई पर्सन है वो माइनर है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है, लुनेटिक पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने जो भी उसको नेसेसरी सप्लाई करने के लिए जो भी खर्च किया है, ठीक है, आज तक, तो वो बाद में उस पर्सन की प्रॉपर्टी से जो है वो अपना रिकवर कर सकता है, ठीक है। जो भी वो क्लेम कर सकता है यदि जिसने कोई नेसेसरी सप्लाई करी है किसी एक पर्सन को जो कि अनेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो उसके लिए जो है वो रिकवर कर सकता है उतनी प्रॉपर्टी। बोले इफ पर्सन यदि वो अनेबल है एंटर करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी उसने सप्लाई जो है वो नेसेसरीज जो है वो सप्लाई करी है, तो ये जो कि इंपॉर्टेंट थी उसकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो पर्सन जो है वो इंटाइटल है रिकवर करने के लिए उस प्रॉपर्टी से, उस दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी से जो है वो रिकवर कर सकता है। यहाँ पर बोला है कि ए जो है वो सप्लाईज अपना नेसेसरी जो भी है सप्लाईज जो वो देता है, ठीक है, बी को, ठीक है, जो कि एक लुनेटिक पर्सन है जो कि अनेबल था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो यहाँ पर ए इंटाइटल है कि वो ए बी की प्रॉपर्टी से जो है वो अपना रिकवर कर सकता है। फिर है आपका रिइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन विच ही इज इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पर बोला कि एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि इंटरेस्टेड है पेमेंट ऑफ मनी के लिए और ऑल्सो वो पे भी करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पे भी करता है। तो वो पर्सन जो है वो भुगतान करने के लिए किसी दूसरे का जब भुगतान कर रहा है ना, तो वो पर्सन बाउंड है बाय लॉ कि वो उसको पे करेगा। देखो एग्जाम्पल समझो, ठीक है, एग्जाम्पल समझो। यहां पर बोला ए जो है ना, ठीक है, उसने बी को दिए होंगे, चलो 5,000 दे दिए होंगे, है ना, और बी और सी जो है वो खुद से कहता है, ठीक है, कि चलो बी आपके पास नहीं है तो मैं इसको दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पर इसने नहीं दिए होंगे तो भी तो इसने दिए, है ना, तो वो बाद में सी पर्सन, ठीक है, जिसने खुद से जो वो इंटरेस्टेड था पेमेंट ऑफ मनी के लिए और ऑल्सो वो पे भी कर देता है, तो यहाँ पर बी पर्सन है वो बाउंड है बाय लॉ कि वो पे करेगा सी को जो भी उसने इसके बिहाफ पर अपना पेमेंट दिया है, ठीक है। फिर है बोला द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूट्स एक्ट, कि कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि लॉफुली एंजॉय करता है किसी भी, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के एक्ट से कोई बेनिफिट उठाता है, ठीक है, तो वो दूसरा पर्सन जो है वो इंटाइटल है रिकवर करने के लिए, कंपनसेट जो है उसको करना पड़ेगा टू द फॉर्म ऑफ एक्ट, फॉर्मर ऑफ द एक्ट डन, ठीक है। यहां पर बोला, ठीक है, कि उसके लिए क्या एसेंशियल होनी चाहिए कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी एक्ट किया गया वो लीगली वैलिड था, ठीक है, और उसने जो एक्ट किया, ठीक है, वो ग्रेटफुल नहीं था, ठीक है, जो एक्ट उसने किया ऐसा नहीं किया गया, ठीक है, जो उसने ग्रेटफुल होकर जो है एक्ट नहीं किया, बल्कि दूसरे पर्सन ने क्या किया, उसका एडवांटेजेस लिया, ठीक है, उसने कोई ना कोई फायदा उठाया। तो जिस पर्सन ने कोई बेनिफिट उठाया है वो पर्सन जो है वो लाइबल है दूसरे पर्सन को पे करने के लिए जिसका उसने बेनिफिट लिया है, ठीक है। अब है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है फाइंडर ऑफ गुड्स की, सेक्शन 71 में दिया गया है। यहाँ पर बोला कि एक पर्सन जिसको भी कोई गुड्स जो है वो फाउंड होती है जो कि बिलोंग करती है किसी दूसरे से, ठीक है, और वो अपनी कस्टडी में उस गुड्स को रख लेता है, ठीक है, तो उसकी वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जैसे कि बेली की रहती है। देखो बेलमेंट में हम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे बेलर और बेली। बेलर वो पर्सन होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपनी गुड्स जो है वो बेली को ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है, ठीक है, और वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद जो है वो बेली रिटर्न करता है उस, ठीक है, रिटर्न कर देता है उस गुड्स को। तो और बेली की कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, वैसे ही फाइंडर ऑफ गुड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब तक आप उसको रियल ऑनर तक नहीं पहुंचा देते तो आपको जो है वो टेक केयर करना पड़ेगा उस गुड्स को एज अ प्रूडेंट मैन की तरह। और बोला है कि उसके पास राइट नहीं है कि वो उस गुड्स को अपने लिए यूज कर सकता है या अपने पास रख सकता है, कौन, जिसको वो गुड्स मिली है, ठीक है, और उस गुड्स को उसने अपनी कस्टडी में रखा है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली है। यहाँ पर बोले फर्स्ट तो वो टेक केयर करेगा उस गुड्स की, ठीक है, एक प्रूडेंट मैन की तरह। दूसरा बोला कि उसके पास राइट नहीं है कि वो उस गुड्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहे, मतलब अपने वो सोचे कि नहीं मेरे को वापस नहीं करनी, मेरे को ठीक है अच्छी है और मैं खुद रखना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं कर सकेगा और रिटर्न करना पड़ेगा उसको वो गुड्स उसके रियल ऑनर तक। अब 72 में क्या है, तो बोला कि लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम
द मनी इज पेड, ठीक है, और द गुड्स डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कोशन, ठीक है। यहाँ पर बोला ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसी गुड्स है जो किसी को आपने जैसे कि मनी पेड कर दिया किसी दूसरे को, बाय मिस्टेक जो है वो 5000 देने थे और जो है वो गलती से 50,000 ही चले गए, तो यहाँ पर उस पर्सन की लायबिलिटी बनती है कि वो रिटर्न करेगा उस गुड्स को। मतलब एक पर्सन जो कि पेड करता है मनी को, चाहे एक्सीडेंटली, ठीक है, या अंडर कोशन, यहाँ डरा धमका के उससे जो है वो 5,000 की जगह 50,000 ले लिए जाते हैं, तो उस पर्सन को, वो पर्सन लाइबल रहेगा, जिसको भी उसने दिए हैं वो रीपे करेगा और रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला कि ए और बी पर्सन ने ना ज्वाइंटली किसका 100 रुपीज देने थे सी के, ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि ए जो है वो बोलता है कि चलो बी से मैं बाद में हिसाब कर लूंगा और मैं आपके जो है वो 100 रुपीज दे देता हूँ, और ए को, बी को नॉलेज नहीं होता और बी जो है वो भी 100 रुपीज दे देता है उसको, ठीक है, उसके पास 200 रुपीज आ जाते हैं, तो यहाँ पर सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बी को वो बताए, ठीक है, कि उसने पैसे दे दिए हैं, आप रहने दो। यहाँ पर सी ऑब्लाइज्ड है कि वो रीपे करेगा बी के अमाउंट को, कि आपको सेटल करना है तो आप ए से जाके करें। अब बात करें, एक केस है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, लॉर्ड मेंसफील्ड एंड मॉसेस वर्सेस, ठीक है, मैक फेरनल, ठीक है, फेरनल का केस है 1760 का। यहां पर बोला कि द क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बेस है किस पर, प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर, ठीक है, जो कि ऐसा प्रिंसिपल जो कि बेस्ड है जस्टिस और शुड ट्राई किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए अनजस्ट एनरिचमेंट की, कोई पर्सन जो है वो अनजस्ट अन्यायपूर्ण तरीके, जब उसकी वो गुड्स है ही नहीं तो वो उसको उसका बेनिफिट ना ले, ठीक है। एक पर्सन जो है वो एक्सपेंसेस, जब किसी दूसरे पर्सन के एक्सपेंसेस पर कोई गुड्स परचेज करी गई है तो उसको जो है वो ऐसे ही गलत तरीके से ना अपने पास रख ले, ठीक है, तो वहां पर बोले अनजस्टली तरीके से कोई उस पर्सन की गुड्स को जो है वो अपने मतलब उससे कोई बेनिफिट अराइज ना करे, ठीक है। यहाँ पर बोले एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट एक्सपेंस ऑफ द अदर और प्रिवेंट फ्रॉम रिटेनिंग हिज वेल्थ और सम बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट और which he is against concise he should keep it, ठीक है, कि यहाँ पर बोला कि इस केस में ये बोला गया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है ना वो बेस्ड है किस पर, प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर, जो कि बेस्ड है आपका जस्टिस, और इसमें ट्राई किया जाता है कि प्रिवेंट किया जा सके अनजस्ट एनरिचमेंट को, कि यदि कोई पर्सन जो है वो, अब देखो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, अब फाइंडर ऑफ गुड का एग्जांपल ले लेते हैं, जब लॉ के द्वारा उससे कोई ड्यूटी इंपोज ही ना की जाए तो वो तो कोई ना कोई, जैसे कि किसी को पर्स ही मिल गया, ठीक है, और उसमें उसका एटीएम कार्ड है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है, आजकल जैसे एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है वो भी है उसमें, साथ ही साथ कुछ पैसे हैं, तो वो कुछ पैसों को हड़पने के लिए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को भी वेस्ट कर सकता है ना, तो वो भी उससे चले जा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला कि वो पर्सन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको भी वो गुड्स मिली है कि वो उसको देगा, ताकि दूसरा पर्सन जो है वो अनजस्टली तरीके से कोई बेनिफिट ना उठा सके। आपका नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आपका वी के मंडल एंड सन्स, AIR 1962 या सुप्रीम कोर्ट 779। फैक्ट क्या थे इस केस के कि प्लेंटिफ डिड सम कंस्ट्रक्शन वर्क देता है, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफिशियल की रिक्वेस्ट से जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क देता है किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, और स्टेट ने जो है वो एक्सेप्ट किया वर्क को, बट रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए कि ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कि वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पहले तो रिक्वेस्ट किया था स्टेट के एक ऑफिशियल के द्वारा, तो स्टेट ने उसके वर्क को तो एक्सेप्ट कर दिया बल्कि ये रिफ्यूज कर दिया कि यहाँ पर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जजमेंट आया, ठीक है, यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया फेवर ऑफ प्लेंटिफ। सिमिलरली इन अनदर केस कॉर्पोरेशन यदि ट्राई करे टू अवॉइड द लायबिलिटी बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट डन एज पर द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, देन कॉर्पोरेशन was liable under section 70। यहां पर बोला कि इस केस में भी जो था ना, ठीक है, जिस पर्सन ने काम किया था उसके फेवर में जो है वो ये केस हेल्ड किया गया। साथ ही साथ एक और केस के बारे में यहाँ पर बताया गया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक केस होगा, तो वहां पर बोला कि यदि इस तरह के, यहाँ बोले बॉम्बे कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी लायबिलिटी से बचने की कोशिश की, क्योंकि ये बोला
कि ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अनुसार ये काम नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बोला एज पर द सेक्शन 70 में क्या बोला है कि आप जो है वो आपने कोई ना कोई बेनिफिट किसी दूसरे पर्सन से उठाया ना, जब आपने बोला कि कंस्ट्रक्शन वर्क उसको करना है, आपने उससे बेनिफिट उठा लिया है, तो आप लाइबल हो उसके बेनिफिट जो उसने आपका आप ठीक है, आपने उसका कोई बेनिफिट उठाया, आपने उससे काम करवाया है, तो आप उसको पेमेंट देने के लिए भी क्या हो, लाइबल हो। ठीक है, ये हेल्ड हुआ था इस केस में। ठीक है, और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं तक था, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये हमारा एक प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करना है यदि आप जिसने पेपर टू लॉ के लिए प्रिपेयर करें। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।